हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 8/12/2022 को हुआ था, उसके आज सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, शैल वी। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो पढ़ते हैं। पहला शब्द आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, शब्द विजिलेंट का। विजिलेंट मतलब होता है वॉचफुल, मतलब जो कि चौकस हो, जो कि चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, निगरानी रखे। उसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्टेड, जो चीज़ों को नज़रअंदाज करे, जो ध्यान न दे ज़्यादा। स्टैग्नेंट मतलब होता है कोई चीज़ रुका रहता है, जब उसे हम उसे स्टैग्नेंट या स्टैग्नेशन का फेज कहते हैं। जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर सुना होगा आपने, जो नालियों में पानी रुका रहता है उसे स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। डूबियस मतलब होता है हेजिटेंट और डाउटिंग, या आप कह सकते हैं डाउटिंग, या कह सकते हैं नॉट सर्टन। और रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड लाइवली, लाइवली भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए, लिखा है द प्रोफेसर सेड आई वांट यू टू परस्यू योर ड्रीम्स। तो द प्रोफेसर सेड तो सभी में दिया हुआ है, यहाँ सेज दिया हुआ है, टोल्ड दिया हुआ है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, सेड होना चाहिए हमारे पास। तो इन दोनों में आपका आंसर है आई वांट की जगह हो जाएगा वांट का, देखिए वांटेड हो जाना चाहिए, यहाँ पे वांट है, यहाँ वांट्स है, वांटेड सिर्फ इन दोनों में है। तो इसी से आपको आंसर हम ऑप्शन नंबर सेकंड पता चल गया। वांट का वांटेड में हो जाएगा, आई की जगह पे ही होना चाहिए, जो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आई है, तो आपको इन दो ही शब्द से आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आई की जगह पे ही होना चाहिए था और वांट की जगह पे वांटेड होना चाहिए था, जो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में मिलेगा। द प्रोफेसर सेड दैट ही वांटेड मी टू परस्यू माय ड्रीम्स, योर की जगह माई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं। दे मेट यस्टरडे हैवंट दे। हैवंट दे की जगह यहाँ होगा डिडंट दे, क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटेंस अगर ये होता दे हैव मेट यस्टरडे, तब हम हैवंट में का इस्तेमाल करते, यहाँ पे हैव रहता तो हैवंट होता। अब यहाँ पे हैव का कोई सेंस है नहीं, तो इसीलिए डिडंट यूज करेंगे। ये आप इंग्लिश की जो फॉरेन मूवीज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखें, शब्दों पे बेशक ध्यान दें। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में सिनोनिम पूछ रहा है शब्द पॉन्डर का। तो पढ़ते हैं। माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर साइनिंग द डीड्स ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम। तो ये कह रहा है मेरे पिता ने कुछ मोमेंट लिया। पॉन्डर मतलब कि उन्होंने कुछ मोमेंट लेके सोचा, किससे पहले, साइन करने से पहले, जो एंसेस्ट्रल होम के जो भी सारे डीड्स थे, उसके सारे पेपर्स थे, उसे साइन करने से पहले उन्होंने उसके बारे में पहले कुछ सोचा। तो पॉन्डर मतलब होता है टू कॉन्टम्पलेट, टू थिंक, चीज़ों के बारे में सोचना। हेजिटेट मतलब कि कतराना या घबराना कुछ कहने से। साई मतलब आपने, जो हम साई ऑफ रिलीफ कहते हैं, जैसे कि आपको अचानक से बहुत आराम मिला हो। और ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। कंसाइज, कंसाइज कह सकते हैं आप, लैकोनिक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर था, कॉन्टम्पलेट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अंडरलाइन ईडियम का मतलब पूछ रहा है। तो आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज मे कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम। कम इन हैंडी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बी यूजफुल, जो आपके काम आ सके। कम इन हैंडी का मतलब हुआ टू बी यूजफुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहे हैं सेंटेंस को। तो पढ़ते हैं। शी हैज लर्नड मैनी लेसन्स इन दिस कैंप। तो शुरुआत यहाँ से हो जाएगा, मैनी लेसन्स, यहाँ पे हैज है, और लेसन्स देखिए आपका प्लूरल है, तो हैव होना चाहिए। तो मैनी लेसन्स हैज है यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। मैनी लेसन्स आर है, इसलिए गलत है। मैनी लेसन्स वर है, इसलिए गलत है। तो हैव बीन देखिए आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। मैनी लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हर इन द कैंप। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं। नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट। तो देखिए नो सूनर के साथ देन आता है, तो इसीलिए ये करेक्ट है। तो नो सब्स्टिट्यूशन की, कोई सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट फिर से अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। तो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवलरी। रिवलरी मतलब होता है लाइवली ऑफन नॉइजी ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। मतलब जब कोई त्योहार होता है, तो जब हम उसे मनाते हैं तो जो शोर शराबा होता है उसी को आप रिवलरी कहते हैं। और कमराडरी मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट।
तो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवलरी एंड camaraderie विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। तो देखिए यहाँ बिटवीन द कंट्री नहीं होता है, अक्रॉस द कंट्री होगा। बिटवीन माने कंट्री के बीच में नहीं, कंट्री की जो पूरी बॉर्डर है उसके अंदर जितना भी एरिया है उन सब जगह सेलिब्रेट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ अक्रॉस द कंट्री सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको इसमें एरर पकड़ना है तो पढ़ते हैं। द आर्टिकल दैट शी रोट for the last week's Sunday supplement fairly criticizes the abuse of the mobile phones। तो देखिए यहाँ पे कहा द आर्टिकल दैट शी रोट, यहाँ पे पास्ट टेंस हो रहा है। लास्ट वीक्स संडे, ये भी पास्ट टेंस। यहाँ देखिए शब्द क्रिटिसाइजेज जो है प्रेजेंट बता रहा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्रिटिसाइज्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में गलती है। जो आर्टिकल उन्होंने लास्ट वीक के संडे सप्लीमेंट में लिखा था उसने एब्यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में को एब्यूज ऑफ मतलब मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा प्रयोग का क्रिटिसाइज किया है, मतलब उसे नुकसानदेह बताया है ह्यूमन के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, पढ़ते हैं। मोर देन 200 eminent Indian Americans attended the reception at the East Room, a venue which has dash some of the landmark events related to the Indian-US relationship। मतलब ये कह रहे हैं 200 से ज़्यादा इंडियन अमेरिकन ने मतलब वहाँ पे ईस्ट रूम में का अटेंडेंस दिया, वहाँ पे वो लोग पहुँचे थे। ये वेन्यू जो था ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट वेन्यू था इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए। तो इसने विटनेस किया था वहाँ पे, विटनेस्ड द प्रेजेंस ऑफ दीज मेनी पीपल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। सरपास मतलब किसी को पार कर देना होता है, जैसे सरपासिंग अ कंट्री इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और ग्राउंडेड, ग्राउंडेड के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर कोई एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हो तो ग्राउंडेड मतलब वो जब ज़मीन पे हो। बाकी दूसरा ग्राउंडेड मतलब होता है कोई ग्राउंडेड पर्सन है, इसका मतलब वो बहुत ही सोच समझ के और चीज़ों को मतलब एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, उनके पास डिसीजंस अच्छे लेने की काबिलियत होती है, उसे भी ग्राउंडेड कहते हैं। और कई बार आपने अमेरिकन मूवीज़ में देखा होगा ग्राउंडेड मतलब होता है जब किड्स को कहते हैं यू आर ग्राउंडेड, मतलब तुम बाहर घूमने नहीं जा सकते, उनके कुछ फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शंस आ देते हैं, उसे भी ग्राउंडेड कहा जाता है। रिबफ्ड मतलब होता है टू रिफ्यूज इन अ रूड वे। तो देखिए ये जो तीनों ही है इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट सा लग ही नहीं रहा है, सबसे अप्रोप्रिएट विटनेस्ड ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ते हैं। कमल्स रेपिटेटिव, अब देखिए यहाँ पे रेपिटेटिव शब्द ही गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होती है REPETITIV। यहाँ पे ए जो लिखा है ये गलत है, यहाँ आई होगा। तो कमल्स repetitive mistakes and slip of tongue often creates embarrassing moments for him। कमल की जो बार बार दोहराने वाली जो गलती है और उसका जो स्लिप ऑफ टंग है, मतलब वो जल्दी जल्दी में या कभी कभी ज़्यादा बोलने के चक्कर में जो गलत बोल देता है, उसकी वजह से उसे कई बार एम्बेरस मतलब कि शर्मिंदा होना पड़ता है। स्पेलिंग को भी देखिएगा, यहाँ पे डबल R A और डबल S है, मतलब 2 R है और 2 S है, कई बार इसकी स्पेलिंग एरर आती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 ईडियम का मतलब पूछ रहा है। प्लेड बाय ईयर, प्लेड बाय ईयर का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। मीन्स आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके बारे में आपने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं, जैसे कि एक एक्सटेम्पोर होता है, यू गो ऑन अ स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसे भी आप प्लेड बाय द ईयर कह सकते हैं। दैट यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गिव अ स्पीच। और एक्सटेम्पोर में तो आपको पता होता है कि आपको वो टॉपिक जो है वो वहीं देंगे, बट लेट सपोज आपको कोई टॉपिक दिया गया बट फिर विदाउट प्रिपरेशन आप चले गए, तो देन इट इज कॉल्ड प्लेड बाय द ईयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन वी हैव अनदर ग्रामेटिकल एरर, पढ़ते हैं। मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पे क्वाइट और ऑल राइट दोनों साथ में दिया है, जबकि ये जनरली कभी साथ में होते नहीं। क्वाइट के साथ या तो फिर आप क्वाइट राइट कर लीजिए या इट क्वाइट काट लीजिए, इट वाज ऑल राइट कर लीजिए, दोनों चलेगा। या तो क्वाइट राइट रहेगा या तो ऑल राइट रहेगा, क्वाइट ऑल राइट नहीं होता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती है। मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। मदर ने कहा कि ये ठीक है कि वो निराश है क्योंकि उसने नंबर कम लाए हैं, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं एंटोनिम शब्द एडवांस्ड का, तो पढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज अ recently advanced field of study which has grown exponentially with interest since the 1980s। मतलब ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है एक रिसेंटली एक एडवांस फील्ड ऑफ स्टडी हो गई है,
जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है 1980 से। मतलब एक स्टडी है जिसके जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसमें बहुत सारी एडवांस्ड स्टडीज़ आने लगी हैं। तो एडवांस का मतलब होता है काफ़ी जो नया, उसका उल्टा होता है रूडिमेंट्री, मतलब बेसिक। एडवांस चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, रूडिमेंट्री चीज़ें बहुत बेसिक्स होती हैं, बहुत बेसिक्स एकदम, जिसमें कुछ भी एडवांसमेंट ना हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लैकेडेसिकल मतलब होता है नॉट एंथुजियास्टिक, नॉट शोइंग इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। प्रिजम्पशस मतलब होता है एक्सेसिवली बोल्ड और फॉरवर्ड, मतलब जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि कॉन्फिडेंट दैट समथिंग विल हैपन विदाउट मेकिंग श्योर फर्स्ट। मतलब प्रिजम्पशन मतलब जैसे आपने कुछ सोच लिया कि कुछ होने वाला है, आपने एक प्रिजम्पशन ले लिया, लेकिन वो हुआ कि नहीं, वो अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में आपका थॉट ऐसा है कि दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, तो उसे आप प्रिजम्पशस पर्सन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 अंडरलाइन वर्ड या सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। तो मेनी कंपनीज डिस्प्लेड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर। डिस्प्लेस पेइंग की जगह आप यहाँ पे सही शब्द इवेडिंग पेइंग कह सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स पे करने को लोग इवेड करते हैं, मतलब इनकम टैक्स पे करने से लोग बचना चाहते हैं। कई बार बहुत सारी कंपनियां इनकम टैक्स बचा लेती हैं, छुपा लेती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट है। हेजिंग पेमेंट मतलब होता है कि कभी आप किसी तरह से आप पैसे अपने इन्वेस्ट करें, लेकिन कम से कम रिस्क पे, उसे आप हेजिंग ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, लेकिन इस तरह से इन्वेस्ट किया इन अ टैक्टिकल वे दैट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग योर मनी लॉस्ट इज वेरी लेस। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 16 fill in the blanks. One has to dash the risk associated with global warming. One has to bear in mind, मतलब जब भी आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई चीज़ इजाद कर रहे हैं, तो आपको बैक ऑफ द माइंड में ग्लोबल वार्मिंग का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट थिंग विच इट विल हैव ऑन द क्लाइमेट। तो उसी के लिए बेयर इन माइंड अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। 17 में हमारे पास सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर के साथ शुरू होना सबसे बेहतर है। तो पढ़ते हैं। आई वॉज ऑन द चिलीला माउंटेन पास इन वेस्ट भूटान। मतलब मैं चिलीला माउंटेन पास पे था, जो कि वेस्ट भूटान में स्थित है। द वेदर वॉज ओमिनस एंड इट वॉज रेनिंग टू। जो वेदर था वो काफी ओमिनस था, मतलब समथिंग, वेदर जो है वो बुरा होगा, ये काफी हद तक उन्हें पता था, और बारिश भी हो रही थी। उसके बाद डिस्पाइट दैट माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग अप येट अनदर ट्रेल टू ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू। इसके बावजूद मेरा जो गाइड था राज लामा, उन्होंने मुझे हाइकिंग के लिए दूसरे एक ट्रेल पे भेजने के लिए भेजा, जहाँ से एक अच्छा व्यू मिल सके। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था और मैंने ये चीज़ उससे बता दी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 में फिर से आपको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं। द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा। तो मीरा माइट हैव, देखिए हैव आया है तो हैव के साथ बीन आना चाहिए आपके पास। माइट हैव बीन डिलेड बाय द स्नो स्टॉर्म। तो मीरा माइट हैव के साथ बीन, देखिए यहाँ पे बीन है, और आपको यहाँ बीन नहीं मिलेगा, यहाँ भी बीन नहीं मिलेगा। मीरा मे हैव बीन, देखिए माइट यहाँ पे है शब्द, तो यहाँ मे में क्यों कन्वर्ट हुआ ये, इसलिए ये भी गलत है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, मे माइट में बदल जाता है। एक्टिव पैसिव में माइट है तो माइट ही रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है एंटोनिम शब्द एंजाइटी का। एंजाइटी माने जब आप बेचैन होते हैं तो उसे आप एंजाइटी कहते हैं। तो एंजाइटी का उल्टा हो जाएगा रिलीफ, मतलब कि आप जब शांत हो जाए, रिलीफ मिल जाए, आपको आराम मिल जाए। डिस्कम्फर्ट मतलब जब आराम ना मिले, मतलब ये काइंड ऑफ एंजाइटी का सिनोनिम है। एजिटेशन मतलब भी जो आपके अंदर आक्रोश होता है उसे, ये भी कुछ हद तक एंजाइटी से रिलेटेड है। और स्ट्रेस भी एंजाइटी से रिलेटेड, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको एंजाइटी भी होती है। स्ट्रेस माने जो उलझन होती है, परेशानी होती है, मतलब तनाव जो होता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो अगर आप देखेंगे जो शब्द एवोल्यूशन है वो गलत लिखा है, इसकी सही स्पेलिंग होती है EVOLUTION। देखिए यहाँ पे यहाँ गलती की गई है। एवोल्यूशन माने विकास होना, मतलब जो पहले जनरेशन से जो आगे की जो जनरेशन आ रही है, जो कि अब नए एटमॉस्फेयर या नए एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हद तक प्रिपेयर्ड है, उसे आप एवोल्यूशन कहते हैं।
स्ट्रीमलाइनिंग मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह का शेप देना कि वो हवा या पानी से कम रेजिस्टेंस लेते हुए तेजी से आगे जा सके। कंस्ट्रक्शन माने किसी चीज को बिल्ड करना होता है, और बार्बरिक मतलब होता है सैवेजली क्रूर, बहुत ज्यादा मतलब क्रूर होना, उसे आप बार्बरिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं हम पैसेज में। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। कल्चर कैन बी अ ब्यूटिफुल थिंग। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट मेक अप one's culture, whether it may be the clothing, language, religion, food, traditions, or even music. All aspects play a dash role in making up a person's culture. देखिए, जो कल्चर होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, फूड हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है। ये सब के सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करते हैं, बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करते हैं किसी पर्सन के कल्चर के ऊपर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए करेक्ट है। काम मतलब शांत होता है, बिजी माने जो बहुत व्यस्त हो, और क्लमजी माने ऑकवर्ड। ऑकवर्ड या एम्बेरसिंग। ऑकवर्ड का मतलब हो गया एम्बेरसिंग। आगे बढ़ते हैं। I think culture is so important because it does not affect only one person, it affects the dash and also affects the other people around it. It affects the country. मतलब सिर्फ वो एक पर्सन को नहीं, पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है, और उसके आसपास जो लोग हैं उन सबको अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सबसे अप्रोप्रिएट है। आगे पढ़ते हैं। आई एम हैप्पी टू नो माई कल्चर एंड टू नो वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम। वेयर माई फैमिली ड्रॉन फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इमेजिन फ्रॉम या मैनेज फ्रॉम, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ड्रॉन फ्रॉम भी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनेटेड फ्रॉम या कम फ्रॉम ये हो सकता है। तो ये जो ऑथर है वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने कल्चर को जान के। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी फैमिली कहाँ से आई है, हम कहाँ ओरिजिनेट करते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। आगे, इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल and at the same time makes me feel dash and different from other people। देखिए, ये जो है मुझे सेंस ऑफ बीइंग होल मतलब मुझे कंप्लीट बनाता है, और मुझे एंड देन इट मेक्स मी फील ओरिजिनल मतलब मुझे एक ओरिजिनल फीलिंग देता है जो कि लोग बाकी लोगों से अलग है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। केयरफुल, इविल और हेल्पलेस का कोई रिलेशन नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। Different cultures and different people make our country the beautiful melting pot. We are dash to call it. We are proud to call it. जब कंट्री की बात होती है तो हम प्राउडनेस का फीलिंग देते हैं, या मतलब जब आपको उस पर गर्व हो तो उस तरह की फीलिंग आती है। तो अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर के जो लोग आते हैं कंट्री में, वो इसे एक ब्यूटीफुल पॉट बनाते हैं, और इस वजह से हम अपनी कंट्री के मतलब इसीलिए हम प्राउड फील करते हैं अपनी कंट्री के तरफ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे शब्द ग्रम्पी है। ग्रम्पी मतलब होता है कि मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाना, ग्रम्पी फेस बना लेना। बाकी तो सब इजी है, थॉटफुल, ग्रम्पी, इनोसेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मुझे पता है कि मैं वीडियोस थोड़ा कम बना पा रहा हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा अनफॉर्चुनेटली। प्रयास तो करता हूँ मैं कि जल्दी जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म करूँ, पर हो नहीं पा रही। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मैं पूरा प्रयास करूँगा इसे जल्दी करने का। तो आई होप यू हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, और इसके बाद मैं बाकी भी शिफ्ट्स जल्द ही बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के फ्यूचर वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।